बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। माह रमज़ान मुबारक आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और जाहिर है रमज़ान की आमद के साथ ही सियासत का जो एक इस वक्त सिलसिला है वो किसी तरह रुकने या थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्तलिफ हालात हैं सियासी जिस पर तबसरा और तज्जिया बहुत ज़रूरी है। इमरान खान साहब जो हैं, लगता यह है कि वो मौजूदा जो PDM की हुकूमत है उसके लिए एक गले की हड्डी ही बन गए हैं। ना वो निगलते बन रहे हैं ना उगलते बन रहे हैं, यानी ना उनकी गिरफ्तारी हो रही है, बल्कि हम ये देख रहे हैं कि अदालतों से उनको रिलीफ मुसलसल बुनियादों पर मिल रहा है। तो आज के प्रोग्राम में इंपॉर्टेंट शख्सियत है, उनसे हम बात करेंगे इमरान खान साहब की, खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी मुस्तकबिल के हवाले से, और ये जो भिखारी माफिया है इसके लिए एक बड़ी जबरदस्त मुहिम लॉन्च की गई है सोशल मीडिया पर, उस हवाले से बात होगी। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं सिंध के, और नाम है इनका अली जैदी साहब। उनको वेलकम करते हैं। अली जैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी वालेकुम अस्सलाम। अली जैदी साहब, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए बड़ा फैसला दे दिया है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि KPK में और पंजाब के अंदर हम अपनी जो ड्यू टाइम दिया गया था उस पर हम इंतखाबात नहीं करवा सकते, और उसकी वजूहात आपके सामने मौजूद हैं। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाहे अमल क्या है? अब हमने क्या करना है? अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, यानी कि इलेक्शन कमीशन और ये जो बाकी PDM के जो डाकू इकट्ठे हुए हैं जो हुकूमत कर रहे हैं, और जो केयर टेकर हुकूमत भी उन्होंने लगाई है, वो पता नहीं किस चीज की केयर टेकर है, समझ में नहीं आई। वो पाकिस्तान के आइन को भी नहीं मानते। अच्छा। वो पाकिस्तान का हर कानून तोड़ना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को नहीं मानता। आर्टिकल 245 के तहत सारे इदारे कमीशन के मातहत होते हैं, जब चाहे वो इलेक्शन कर सकता है। सारा का सारा निजाम टेढ़ा बिंगा टूटा हुआ है। अच्छा। और इनके अपने माजरत इनके अपने स्टेटमेंट जो थे 2018 के, जब किसी ने शायद कहा था इलेक्शन का, हम तो हुकूमत में नहीं थे, जब किसी ने कहा था कि इलेक्शन शायद 1 महीना डिले हो जाए, तो इनके अपने स्टेटमेंट जरा निकाल के आप चला लें अपने शो में, आपको समझ आ जाएगी, आपके पास आर्काइव्स में होंगे कि ये खुद क्या कहते थे। हम तो कोई काम गैर कानूनी करना ही नहीं चाहते, ना किया है। इमरान खान का हर स्टेप, तहरीक इंसाफ का हर स्टेप आइन और कानून की बाउंड्री के अंदर, दायरे के अंदर रहते हुए होगा। ओके, अब ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो ज़ाहिर पंजाब में आज सूरत हाल ये थी कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो तो गिरफ्तार हैं। इमरान खान साहब ने आज ट्वीट भी किया कि जो हमारे गिरफ्तार कारकुनान हैं जिनको ज़मान पार्क से गिरफ्तार किया गया था उनको रिहा किया जाए क्योंकि वो दिहाड़ीदार हैं। लेकिन अली जैदी साहब, शिकवा ये हो रहा है कि आपके रहनुमा जो हैं, जो मेन स्ट्रीम पंजाब के रहनुमा थे, वो गिरफ्तार नहीं होते, हाँ कारकुनान को आप लोग आगे कर देते हैं, ऐसा है क्या? शाह महमूद कुरैशी भी कारकुन ही है शायद, और असद उमर भी कारकुन है। उमर चीमा के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो भी कारकुन है। ओके। और मुराद रॉस भी कारकुन है। यानी कि मैं अब गिनना शुरू कर दूं, जब सेनेटर वलीद इकबाल भी कारकुन है। ठीक है। हम कारकुन तो मैं भी हूं, हम सब कारकुन हैं। आप क्या समझती है कि बस इमरान खान को क्योंकि वो गिरफ्तार करके खुदा ना खास्ता कत्ल करना चाहते हैं, वो हम उनको गिरफ्तार होने दें? हम सारे कारकुन हैं। अरसलान गुम्मन जो MP है हमारा, वो भी कारकुन है। जो शाहनवाज जजून अभी भी अंदर है, वो भी कारकुन है। अजहर मशवानी गिरफ्तार नहीं, वो तो खुद गिरफ्तारी दी थी, बाकी तो एबडक्ट, बाकी को तो अगवा किया था बगैर वारंट के घरों से, वो भी कारकुन है। ओके। जो अभी सुबह शाहिद हुसैन साहब को उठाया है, वो भी कारकुन है। ये इसका मतलब क्या होता है आपका? मुझे इसकी समझ में नहीं आती, सवाल का क्या मतलब था। अच्छा, ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये फरमाइएगा कि मुस्तफा कमाल साहब ये कह रहे थे, फवाद चौधरी, सॉरी अली जैदी साहब, बता दूं, ठीक है, फवाद चौधरी भी कारकुन है, आजम स्वाति भी कारकुन है, शहबाज गिल भी कारकुन है, सब कारकुन है। ठीक है, अब ये फरमाइएगा अली जैदी साहब, अभी पिछले दिनों मुस्तफा कमाल साहब ने कुछ कहा, और उन्होंने क्या कहा मैं सुनवा कर फिर आपसे सवाल करती हूँ कि उसका आपके पास क्या जवाब है, सुनवाइएगा जी। कहते हैं कि मेरे लोगों को 4 लोगों का नाम देकर कहते हैं कि इनको नंगा करके मारा। अरे भाई, शेरवानी पहनाता है, 2 पीस पहनाकर कौन मारता है? हमसे पूछो, कराची वालों से 40 साल से पिट रहे हैं। आप अपने नाम के साथ इमरान खान साहब जरा 10 मिनट के लिए MQM का नाम लगाओ जरा, फिर मैं देखता हूँ कि आपको फिर पता चले टॉर्चर होता क्या है। अली जैदी साहब,
साहब, ये मुस्तफा कमाल साहब क्लेम कर रहे हैं कि आपके इत्तेहादी रहे, वो कह रहे हैं ना अपने नाम के साथ एमकेएम लगाए ना तो हम आपको बताएं टॉर्चर किसको कहते हैं। बल्कि उन्होंने मेरे साथ एक प्रोग्राम में ये कहा कि मैं तो अपनी उर्फियत में इमरान खान लगाना चाहता हूं, यानी मुस्तफा कमाल उर्फ इमरान खान। इतना रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, क्या कहिएगा? पहले किसी लीडरशिप का कोई बताती तो मैं बात भी करता। ये मुस्तफ़ा कमाल है कौन, इसके बारे में तो इसकी तो किसी बात का जवाब देना मैं पसंद भी नहीं करता। ये तो ऐसे ही एक फ़ोन ऑपरेटर था, अल्ताफ़ हुसैन ने इसको मेयर बना के सेनेटर बना दिया, फिर उसी के ऊपर ये चढ़ गया। सही कह रहा था अल्ताफ़ हुसैन के बारे में, मैं इसकी बात से वहाँ पे कम अज़ कम मेरा इत्तफाक था जो ये अल्ताफ़ हुसैन के बारे में कहता था, क्योंकि अंदर का आदमी था, इसको पता था अल्ताफ़ हुसैन क्या कहता है, क्या करता है, एमकेएम क्या करती है, दहशतगर्दी क्या करती है। और ये भी सही कहता था कि वो रॉ के एजेंट हैं जिनके साथ ये गोद में जाके बैठ गया। तो उन्हीं को रॉ का एजेंट ये खुद ही कहता था एक ज़माने में कि बल्दिया फैक्ट्री हादसा नहीं था, बाद में खुद ही कहता था कि बल्दिया फैक्ट्री हादसा था। इसकी तो कोई सीधी लाइन ही नहीं है, इसके बारे में क्या बात करनी है आपने। लेकिन ये जो उसने बात की है कि एमकेएम लगा के देखो, तो हमारे यहाँ तो कोई रॉ का एजेंट नहीं है भैया, हम तो कोई स्टेट के खिलाफ बात नहीं कर रहे। अच्छा। हम तो कोई पाकिस्तान मुर्दाबाद के खुदा ना खास्ता नारे नहीं लगा रहे, हम तो पाकिस्तान का झंडा हमारे लीडर तो नहीं चला रहा। लेकिन अली जैदी साहब माजरत के साथ, अली जैदी साहब माजरत के साथ अगर ये हरकत एक से माजर, मेरी बात खत्म होने देना, मेरी बात खत्म होने देना। तो अगर आपने कोई रिलेटिव बात करनी तो करें, मुस्तफा कमाल की बातों का जवाब देने का कोई सेंस नहीं बनता। वार्ड ये जीत नहीं सका पीएसपी बना के, एक वार्ड एक पोलिंग स्टेशन नहीं जीता। अच्छा चलें अली, उनका जवाब ना दें, लेकिन जमान पार्क से जिस तरह वो कहा गया कि बम जो है, पेट्रोल बम्स मारे गए, जो पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको मारा गया, तो बताया गया कि एमक्यूएम की ही तर्ज पर जमान पार्क के अंदर वो तमाम तर लोग मौजूद थे जिन्होंने दहशतगर्दी की टुवर्ड्स दी पंजाब पुलिस। सना हाशमी, क्या हमने किसी अब आपको मैं क्या, हमारे पास से कोई लंगड़ा, लूला, काड़ा, कनकट्टा, टारगेट किलर, सौलत मिर्जा, अजमल पहाड़ी, हमाद, इस तरह के वो निकल रहे कोई? क्या असला निकला, पेट्रोल बम मारे गए, कन्फ्रेस किया लोगों ने कि हाँ भाई मारा है हमने। असला, अगर लाइसेंस असला खान साहब की सिक्योरिटी टीम का है, वो तो मेरे घर में भी है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उनके पास क्या मतलब है? पुलिस तो दे नहीं सकती सिक्योरिटी, वो तो कत्ल करने पे तुली हुई है। तो अगर सिक्योरिटी गार्ड का रिटायर्ड फोर्सेस के लोग हैं, रिटायर्ड फौजी हैं, रिटायर्ड पुलिस वाले हैं, ये सारी की सारी, फिर आप एक काम करें ना, आपके दफ्तर के बाहर जो गार्ड खड़ा हुआ है, अभी अटैक हो जाए उसके बाद असला निकलेगा तो आप क्या बोलेंगी, जरा बताएं। आपके दफ्तर के बाहर गार्ड खड़ा ही नहीं, खड़ा असला लेके। ठीक है, वो तो लाइसेंस वाला था। ठीक है, फिर यूनिफॉर्म अगर गार्ड खड़े, ये क्या, तो वो भी लाइसेंस वाला है। कोई दहशतगर्द है हम क्या? हम मांग रहे हैं इलेक्शन, दहशतगर्द इलेक्शन मांगते हैं, आप हम पे अटैक कर रहे हो। 100 केस इमरान खान पे बनाए, सेंचुरी से भी ऊपर हो गई है। इतना इमरान खान दहशतगर्द है इस मुल्क का, 100 केस बन जाए। जो सब पुलिस वाले मारे थे मुस्तफा कमाल ने, जिन्होंने ऑपरेशन किया था 92 का, जब हुकूमत में आके मुशर्रफ के नीचे, वो किधर गए? उन पे केस बनाए ना। जरा क्या बातें करते हैं आप लोग, पता नहीं, समझ में नहीं आती आप किससे किसको मिला रहे हैं। यानी कि कम से कम परिंदे को किसी परिंदे से ही मिलाते, भले उड़ने वाला ना हो। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन होना चाहिए ना। अच्छा सुन ले, अब चलें कंपैरिजन करते हैं। एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन कर लेना आप। मेरी बात अर्ज सुनिएगा ना, तो बात ही पता नहीं क्या कर रही है। अच्छा चलें, अब आप मेरी बात सुने। एमक्यूएम के जो बानी थे उनको हटाया गया, उनको एलिमिनेट किया गया उनकी जमात से। इसी तरह बाजार बेनजीर भुट्टो का असैसिनेशन हुआ, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एलिमिनेट हो गई, लेकिन पार्टीज चलती रही। अगर इमरान खान साहब को आज या कल या आने वाले दिनों में गिरफ्तार कर लिया जाता है, वो एलिमिनेट हो जाएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। आपकी कोई भी किसी तरह की कोर कमेटी के अंदर ये बात हुई है कि गिरफ्तारी के बाद कौन लीड करेगा, कैसे लीड करेगा? क्योंकि पीटीआई इमरान खान है, इमरान खान पीटीआई है, यानी लोग इमरान खान को जानते हैं, बाकी शायद लोगों का इतना ज्यादा एसोसिएशन ना हो पीटीआई से। पहली बात है, अगेन आपने गलत कंपैरिजन कर दिया। बेनजीर भुट्टो को तो चले शहीद किया गया, और उसके पीछे क्या क्या चीजें थी, क्या अजाइम थे, वो तो यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट पब्लिक हो जाती है, और उनको अगर काम करने थे तो पता चलता कि कौन कौन लोग बेनजीर की शहादत में प्लान करके और वो कहां से कहां पहुंच गए। आ जाए अल्ताफ हुसैन की। अल्ताफ हुसैन को तो
83 में जेल से जब झंडा उसने पाकिस्तान का जलाया था जना साहब के मज़ार पे, उसी वक्त उसको उम्र कैद होनी चाहिए थी। वो तो फिर जिन्होंने इसको बनाया पाल पोस के बड़ा किया और ये सेक्टर कमांडर बनाए। क्या बनाए? सेक्टर कमांडर, यूनिट हेड। ये पता है ना कहाँ होते हैं सेक्टर कमांडर आपको? ये सेक्टर कमांडर की ऑर्गेनाइजेशन कौन बनाता है? आप भी याद करें अली जैदी साहब, अली जैदी साहब, फिर आप भी याद करें अली जैदी साहब, फिर आप भी याद करें कि आपने इन्हीं को नफीस इत्तेहादी भी कहा था, जिनके सेक्टर कमांडर और यूनिट आप मुझे याद दिला रहे हैं। अगर मैं बात खत्म कर लेता, मैं आपको याद दिला देता कि आपने क्या क्या कहा था। अच्छा चले, आप बोलिए। बात मुकम्मल कर रहे थे। हुक्म। तो हाँ, तो इन्होंने जो ये जिन्होंने इनके सेक्टर कमांडर्स बनवाए और यूनिट इंचार्जेस बनवाए और जो पूरा बनाया वो भी पता था। चले मैं आपसे सवाल पूछता हूं, MQM रॉ की एजेंट है ना? यानी कि ये तो खुद पाकिस्तान की, आपको भी नहीं पता, जब पाकिस्तान की अफवाज के लोग ये कह रहे थे, आपको उस वक्त कह रहे थे है। जब रेंजर्स उठा के ले जा रही थी आप कह रही थी है। जब पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट इनको कह रही थी तो कहते हैं अगर नहीं है तो अल्ताफ हुसैन को बैन क्यों किया? अल्ताफ हुसैन की तकरीरें चलाते हैं जिसके अंदर वो हिंदुस्तान पर इल्जाम था उसको बैन कर दिया, पूरी MQM पे इल्जाम होता नहीं तो उनको सिस्टम में वापस क्यों लाए? ये भी तो सवाल है। मेरी बात सुनिए, बानी तो वही था ना, तो हटा दिया ना उसको, जो भी था बानी तो वही था ना। उसके बाद इनके टुकड़े कितने हुए थे? हाँ, बहुत सारे फ्रैक्शंस हो गए। तो सही इनके टुकड़े आपके पास है तुम। हाँ तो फिर, और जिसने टुकड़े किए वो इकट्ठा कर रहा है इनको। अच्छा, खुदा के वास्ते सनद और आंखें खोल के बातें किया करते। ओके चले आप अब चले आंखें खोल लेते हैं। का जवाब देते हैं। एक मिनट। हाँ। नहीं, आंखें खोल के, अकल खोल के, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जुम्मा है रमजान का पहला, आप भी रोजे में, मैं भी, सच बात करें, हाँ या नहीं में जवाब दें। क्या जनरल परवेज मुशर्रफ, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जिन्होंने 9 साल इस मुल्क में हुकूमत की, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, उनके गुनाह माफ फरमाए, हम सब गुनाहगार है ना, उनके गुनाह माफ करे, उनको जन्नत नसीब करे। क्या उनको ये नहीं पता था कि ये रॉ फंडेड जमात है और That's the more important question। ये बहुत जरूरी सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ तो यही सवाल है। वो जब थे उनको, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर नहीं पता था तो फिर मैं सर पकड़ के बैठ जाऊं कि हमारी ठीक है, लेकिन ये वही बात हो जाएगी अली जैदी साहब, मैं इस पर डिबेट। पता था, हाँ। एक सेकंड, और अगर उनको पता था और उनके पास इंफॉर्मेशन थी तो फिर वो ऐसे करके क्यों बैठे हुए थे हाथ पे हाथ रख के? हाँ? इस शहर में मासूम का कत्ले आम हो रहा था, वो हाथ पे हाथ रख के क्यों बैठे हुए थे? असल में जिरा हो जाएगी, बहस हो जाएगी। आपने बात की, जब तक आपने बात की नहीं, बहस बड़ा बहस ही है, ये तो बड़ा बेसिक। लेकिन अगर अली जैदी साहब फिर सवाल का जवाब दीजिएगा, रुकिए अली जैदी साहब फिर सवाल का जवाब दीजिएगा। मैं दे रहा हूँ नफीस का जवाब भी देता हूँ, नफीस का जवाब भी देता हूँ। देखें, इलेक्शन हुए, हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, 6 सीटें जीत के आए, हमने इनको मौका दिया, इनको एक मौका मिला कि चले पुराने रास्ते आपने जिसे अपने पुराने रास्तों से आपने यानी कि मुनक़ता कर लिया अपने आप को, अल्लाह अल्लाह करके आप आ गए, अलहदा होके आ गए। उस वक्त भी मुस्तफ़ा कमाल इनके आंसू बहा के रो रहा था और कह रहा था कि रॉ के एजेंट है। हुकूमत में आने के बाद भी वो कहता था रॉ के एजेंट है। अब ये रॉ के एजेंट नहीं रहे, हम तो इंटेलिजेंस एजेंसी नहीं है ना। हमारे पास आए, उन्होंने कहा जी इन्होंने माफिया जो भी की है, लेकिन अगर ये इशारों पर चलेंगे, मजबूर कौमी मूवमेंट बने रहेंगे, हम जी बड़े मजबूर हैं, हमें फोन आ गया, मुस्तकिल कौमी मुसीबत बन गई है। चले आगे बात करें इनके ऊपर। अरे चले, ये बताएं ना कि इमरान खान अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो आपकी जमात तो धड़ों में नहीं तब्दील हो जाएगी, जैसे MQM वाले हो गए थे, 4 फ्रैक्शंस बन गए थे, पता चला शाह महमूद कुरैशी एक ले लें फ्रैक्शन, अली जैदी एक ले लें। इंशाल्लाह हमारे इमरान खान गिरफ्तार नहीं होंगे, इंशाल्लाह ना गिरफ्तार होंगे, ना उन्होंने कोई ऐसी चीज की है कि वो जो भी उनको करना चाहते हैं। हाँ, बाकी जिंदगी मौत अल्लाह की है, हाथ में है, लेकिन ये जो नाकाम प्लान बना रहे हैं इमरान खान को, ये पूरी कौम, ये पाकिस्तान को जहां ले गए हैं, ये पाकिस्तान क्लिफ के ऊपर खड़ा हुआ है। अब खुदा ना खासा इस तरह की कोई अहमकाना एडवेंचरिज्म हरकत उन्होंने की, कोशिश की, ये पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। मैं हाथ जोड़ के सबसे माफी, मैं कहता हूं कि हाथ जोड़ के अल्लाह के सामने माफी मांगे और जाके अक्ल के फैसले करें, अना पे
और एरोगेंस पे और ईगो में फैसले नहीं होते। अच्छी बात कह दी आपने। फैसले किए जाते हैं रियासत के फैसले किए जाते हैं आइन और कानून के मुताबिक। वफाकी वजीर कानून जो हैं आइन के ऊपर फैसले करें। आजम नजीर तारड़ साहब वो ये कह रहे हैं हमको हम ग्रैंड डायलॉग की यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि भाई ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा बने, लेकिन ये अपनी अना में कह रहे हैं हमें 2 सूबों में इलेक्शन चाहिए। सिस्टम इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुल्की खजाना खाली है, 1 साल में 2 इंतखाबात करवा के किसको फायदा हासिल होगा? अली जैदी साहब, ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, आपको नहीं लगता? जब अमेरिका में सिविल वॉर हो रही थी ना, सिविल वॉर हो रही थी पूरा अमेरिका, ब्रिटिश सिविल वॉर 1800, आपको पता है ना सिविल वॉर हुई थी। जी जी। उस सिविल वॉर में लिंकन प्रेसिडेंट था अमेरिका का और उससे कहा गया इलेक्शन मुलतवी करो, सिविल वॉर हो रही है। उसने इलेक्शन मुलतवी नहीं किए, करवाए। अभी टर्की में जल्जला आया, 50,000 आदमी मर गए, 50,000 पीपल हैव डाइड। अर्दोगान ने इलेक्शन नहीं डिले कराए। ईरान इराक वॉर में जंग में था, हालत जंग में थे, ईरान में इलेक्शन डिले नहीं हुए, इलेक्शन टाइम पे हुए। इलेक्शन का इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है। 15 अरब रुपए का इलेक्शन है, खुद कह रहे हैं इतने की तो ये जहाजों में पेट्रोल खाते हैं जो ये घूमते फिरते रहे। क्या बातें कर रही हैं ये? इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको शिकस्त नजर आ रही है, अवाम की राय के खिलाफ खड़े हैं, बस खत्म, और कोई है ही नहीं दूसरी चीजें। अवाम की राय ले आए, अगर अच्छा काम किया जीत के आ जाए, दोबारा वजीर आजम बने। अच्छा, ये एक इल्जाम लग रहा है अली जैदी साहब कि आप अभी भी लाडले हैं, कहीं ना कहीं से आज भी आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं, थ्रू टू अदालत आपको रिलीफ मिलता है। आज ही का केस है जज धमकी केस, इसमें नाकाबिले जमानत वारंट थे, गिरफ्तारी थे इमरान खान साहब के, अब काबिले जमानत वारंट में इसको तब्दील कर दिया गया है। तो क्या ऐसा कोई वाकई अभी कोई इस तरह का जिसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग आपके मौजूद हैं सिस्टम में? कोई अक्लमंद सवाल किया करो ना, कानून के मुताबिक चल रहे हैं हम। अभी कानून के मुताबिक फैसला होता है तो आप कहते हैं कि जी वो कह रहे हैं कानून ऐसा है, वो बंदे इधर मार रहे हैं, वो बंदे मार रहे हैं। एक आदमी के ऊपर 100 FIR काट दी है, वो जो काट रहा है वो लाडला नहीं है, उससे कोई सवाल नहीं पूछ रहा कि तुम कर रहे क्या हो बेवकूफ आदमी, वो लाडले नहीं है। अगर कानून से कोई रिलीफ ले रहा है वो लाडला है, क्या मतलब है यार? अच्छा, ये फरमाइएगा, एक जानिब आप कह रहे हैं कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं साबिक आर्मी चीफ, उनका कोर्ट मार्शल होना चाहिए, लेकिन PDM की जमातें कहती हैं कि इनसे बोला करें कि जनरल फैज का नाम भी साथ ही ले लिया करें। तो इसमें क्या कबाहत है? अगर एक का डिमांड कर रहे तो करें, दूसरे का भी करें। पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जिसने इंटरफेरेंस की है कानून की, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट किया है, फिर सबका कोर्ट मार्शल करें। तो यानी कि जनरल फैज का भी होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर उन्होंने एब्रोगेट, जिसने मर्जी किया है, इन नामों को छोड़ दें, जिसने मर्जी किया कोर्ट मार्शल करे। भाई आपने मुशर्रफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाया, वो बाहर चला गया ना। लेकिन आपको याद है आप ही लोगों ने कहा, मेरी बात सुने ना अली जैदी साहब, फिर बात पीछे चली जाती है, आप ही की हुकूमत के लोगों ने कहा कि बेवकूफ जज है जिसने ये आर्टिकल 6 लगाने की बात की है, मफकूतुल हवास करार दिया आपकी पूरी क़यादत ने, वफाकी वजीर कानून ने उस वक्त के, क्योंकि वो उनके अपने वजीर थे। वफाकी वजीर कानून जो थे हमारे, मुशर्रफ साहब के वकील थे ना, फारूक नसीम साहब उनके वकील थे, उन्होंने अपना ओपिनियन दिया था। हमने कोई एज अ गवर्नमेंट हमने कोई इसके ऊपर कमेंट नहीं किया कभी भी। अच्छा, ये आखिरी एक सवाल आपसे मैं करना चाह रही हूँ। मुशर्रफ के जो डिक्टेटरशिप का दौर था ना, वो ये वाली जो जाली जमहूरियत का दौर है उससे बहुत बेहतर था। इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप। ये फरमाइएगा अली जैदी साहब, एक तरफ अमेरिकन सुफरा से मुलाकातें कर रहे हैं शाह महमूद कुरैशी और दीगर लोग भी, और फिर वो जो रिजीम चेंज का आपका एक पूरा बयानिया था कि अमेरिका ने मुदाखलत की और अमेरिका नहीं चाहता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मजीद 5 साल अपने मुकम्मल करे, उस सब बयानिया को धचका नहीं पहुंचता जब आप अमेरिकन और बाकी जो लॉबी है अमेरिकन सेनेटर्स की, वो आपके सपोर्ट में बयानात दे रही है, तो आपको लगता नहीं कि वो बयानिया रिजीम चेंज का, अमेरिकन मुखालिफ बयानिया, वो सब का पहुंच रहा है उस सारी चीजों को? देखिए कलमे खलील जात वाली तो इंपॉर्टेंट बात है क्या कि यहां से जी मैं बिल्कुल सारी आपको ये पूरे कौम को क्लैरिटी से पता चल गया कि यहां से पाकिस्तान से वहां पे फीड किया जा रहा था, गलत फीड किया जा रहा था हुसैन हक्कानी वाले थिंक टैंक को, ये थ्रू अमेरिकन को गलत फीडिंग जा रही थी यहां से, ये बाजवा कर रहा था।
जब उनको समझ आ गई है कि फीडिंग गलत थी और वो अपने पोजीशन करेक्ट कर रहे हैं, और ये खान साहब ने क्लैरिटी से बात, जैसे जैसे चैप्टर खुलते गए, किताब खुलती गई, समझ आता गया क्या हो रहा है। और तो खुद भी खान साहब ने कह दिया, अब अगर वो अपनी पोजीशन ठीक कर रहे हैं तो वो करें, हमें से क्या, वो अपनी पोजीशन ठीक कर रहे हैं, वो अपना कोर्स करेक्शन कर रहे हैं, हम भी अपना कोर्स करेक्शन कर लेना। हमें क्या जरूरत पड़ी है कि बस जी अना के लिए खड़े रहे वहीं पे कि जी एक गलती कर दी आपने, इसको जोकर को एक वजीर आजम बना के पाकिस्तान का, तबाही हो गई इस मुल्क में, आसमान टूट के गिर गया जमीन पे महंगाई का, लोग बेचारे खुदकुशियां कर रहे हैं, गलती हो गई आपसे। पिछले साल 23 मार्च को 57 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स यहाँ पे खड़े होके असेंबली में एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे थे, 57 मुल्कों के। इस साल आटे की लड़ाइयां हो रही हैं। अगर आपने इतनी गलती कर दी, जरूरी है आना के ऊपर बैठे रहे आप सालिस के लिए किसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? आप फिर उन्हीं तरफ देख रहे हैं, उन्हीं कॉरिडोर्स की तरफ देख रहे हैं, आप उन्हीं को बार बार बुला रहे हैं कि आए आप हमारी मदद करें। अली जैदी साहब, क्या सियासी डायलॉग नहीं हो सकता? अगर एक हफ्ता 1 वीक, और ये मैं बड़ा जेनरस होके और यानी कि जेनरोसिटी में एक हफ्ता दे रहा हूं, वरना हफ्ता नहीं, इनकी सपोर्ट ना होना, ये पीडीएम के डाकुओं की, एक हफ्ते के अंदर ना ये नाक के बल इनकी हुकूमत गिरेगी। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूंगा, ये मैं आपको कह दूं। एक हफ्ते की सपोर्ट बहुत ज्यादा है। सियासी डायलॉग नहीं होना चाहिए। अली जैदी साहब लास्टली कमेंट करें ना, सियासी डायलॉग। सियासी डायलॉग हम तो पहले दिन से कह रहे, हम तो पहले दिन इलेक्शन की डेट पे डायलॉग करते। अब जब ये डायलॉग नहीं कर रहे थे और हमने अब कानूनी रास्ता अख्तियार किया, असेंबली डिसॉल्व करके सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले लिया, अब किस बात का डायलॉग? यानी कि जब हम डायलॉग कह रहे थे तो आप कह रहे थे डायलॉग क्यों नहीं कह रहे, किससे मांग रहे? अब डायलॉग जब नहीं हुआ, हमने अपना काम कर दिया, अभी कहते डायलॉग करो, ये क्या? थैंक यू वेरी मच अली जैदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमसे बात कर रहे थे और कह रहे हैं कि अब जो ऑर्डर्स ले लिए, अब हमारे लिए जब अदालतों के दरवाजे हमने खटखटा दिए, इलेक्शन कमीशन अब इस तरह की बातें कर रहा है और हमारी डिमांड जो है वो बहरहाल वही है कि इलेक्शन होने चाहिए। वेल लेट्स सी अब ये मामला किस तरफ जाएगा। मुझे एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैंने अपने इब्तिदाइया में कहा था कि रमजान मुबारक की आमद के साथ ही कराची में बिलखुसूस और तमाम बड़े शहरों में एक बहुत बड़ा माफिया जो है वो उतरता है और वो कहलाता है भिखारी माफिया। इसके खिलाफ सोशल मीडिया पर एक बड़ी स्ट्रॉन्ग मुहिम चल रही है, उसके बारे में बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा कि ये जो सोशल मीडिया पर मुहिम है, जिसको देखकर मैं भी काफ़ी चौंकी भी थी क्योंकि इस दफ़ा बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। इनका स्लोगन है भीख बंद मुहिम। अब ये भीख बंद मुहिम है क्या, कैसे शुरू हो रही है, क्यों शुरू की गई है और इसका मकसद क्या है, इस सब के लिए हमने आज यहाँ पर ज़हमत दी है आबिद बेली साहब को। आप भीख बंद मुहिम के हवाले से सरबराह भी हैं, कारकुन भी हैं और इस पर काम कर रहे हैं। आबिद साहब थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ लेकर आए। आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि रमजान आपको वैसे बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन सर ये रमजान मुबारक होने के साथ साथ ये भिखारी भी मुबारक हो जाते हैं, तो ये क्या मुहिम शुरू की है आपने और ये क्यों इतनी वायरल है? वायरल कोई चीज़ इसलिए होती है जब वो दिल की आवाज़ कोई छेड़ देता है ना, दिल के तार, हाँ, तो वो फिर छिड़ जाती है, वायरल हो जाती है। ठीक, चाह सब रहे थे लेकिन कोई इनिशिएट लेने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि माफिया से सब डरते हैं। जबकि हमें कहा जाता है कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, लेकिन हम तो घबराते हैं। तो बस मैं बेसिकली माफ़ करो कर करके थक गया था, तो इस वजह से जो है मैंने फिर ये कैंपेन शुरू किया। अच्छा, तो इसका मकसद क्या है, आप क्या बताना चाहते हैं लोगों से और क्या कहना चाहते हैं? आपने कहीं मैंने देखा कि नकद पैसे ना दें, पैसे से भिखारियों को ना उनको फैसिलिटेट करें, क्या कर रहे हैं आप इस कैंपेन में? देखिए, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपसे ये भिखारी जो हैं गन पॉइंट पे भीख नहीं लेते, ना आपको ये गवर्नमेंट फोर्स करती है कि आप इनको भीख दो, ये आप खुद करते हो। और ये गलत काम है जो आप कर रहे हो। आपको अगर बहुत ज़्यादा दिल में दर्द उठता है उन लोगों को देख के, तो अपनी गाड़ी में एक बॉक्स रख लो या अपने घर पे एक बॉक्स रख लो और उसमें वो जितने भी पैसे आप उस बच्चे को, उस औरत को, उस मर्द को देना चाहते हो वो उस बॉक्स में जमा करते जाओ। ठीक है। महीने के बाद जब वो एक पैसे की एक अच्छी अमाउंट जमा हो जाए ना, तो किसी ऐसी फैमिली के पास जाओ जिसको उस पैसों की वाकई ज़रूरत हो, चाहे उसकी बच्चों की फ़ीस के हवाले से हो या उसके खाने पीने के हवाले से हो या उनके कपड़ों के हवाले से हो। अच्छा आइडिया है।
लेकिन आबिद साहब, फिर इसमें एक सवाल ये है कि अभी आपके पास कुछ डाटा भी है जो आप शेयर भी कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, कुछ जगहों पर आप जा भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं वीडियोस के थ्रू, वो सब क्या है? ये क्या, आई एम सॉरी आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन, लेकिन लोग कह रहे हैं शायद ये भी आप प्लांटेड कर रहे हैं कुछ लोगों के साथ मिलकर, ये क्या है सिलसिला? ये जो भिखारी भाग रहे हैं या आप दिखा रहे हैं, ये सब क्या है? देखिए, मैं 2010 में भी ये कैंपेन कर चुका हूँ और उस वक्त जिंदगी ट्रस्ट एक होती थी, अब है या नहीं, शहजाद रॉय वाली, तो वो 10 रुपए जो है वो पढ़ने के भी बच्चों को देते थे। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमने प्लान ये किया था कि उस वक्त नए नए बच्चे आना शुरू हुए थे सिग्नल्स पे, तो हमने कहा कि यार ये बच्चे जो हैं वो सुबह हम इनको स्कूल में एडमिट करवाते हैं और शाम में हम इनको कुछ प्रोडक्ट्स दे देंगे जो ये सेल करके और रोज़गार शुरू करवा दें इनका, बजाय इसके कि ये भीख मांगते रहें। ठीक हो गया। तो उस वक्त काफ़ी हमें प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े थे। ये जो दोबारा हमने कैंपेन शुरू की है ना, ये काम कराची वाला, ये अक्टूबर 2021 से चल रही है। अगर आप हमारे पेज पे जाके चेक करोगे तो 2 साल की मेहनत है इसके पीछे। अच्छा। दूसरी बात कि प्लांटेड तो ना ही हम कोई एनजीओ हैं, ना ही हमें किसी प्रमोशन की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं बताते, मैं ख़ुद भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी हुई है इस मुल्क में कि मुझे इस किस्म के कोई प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ क्या फाइंडिंग्स हैं कि ये जो भिखारी हैं ये वाकई दूसरे शहरों से आते हैं और बिलखुसूस इन दिनों में आते हैं जब आपको पता है ज़कात, सदका, खैरात लोग ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्या आपके फाइंडिंग्स हैं? देखिए, अब तो ये तमाम चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया पे आ चुकी हुई हैं। लोग वो ट्रकों की और सुजुकियों की वीडियोस भी अब शेयर कर रहे हैं जो पहले नहीं करते थे। हर रमज़ान में ये लोग आते हैं शहर में, ये सबको पता है कराची वालों को। और ये जब सुजुकियों में, मज़दा में, रिक्शों में भर के जब आते हैं और रोज़ सुबह ये पिक एंड ड्रॉप इनका होता है सुबह और शाम, और जिस तरीके से ये लोग एक्टिंग करते हैं और जिस तरीके से हमारे जो है वो जज्बात को भड़का के हमसे पैसे ले लेते हैं, प्रॉब्लम ये है कि पता हम सबको है कि क्या हो रहा है, लेकिन हम जो है वो इसके खिलाफ आवाज़ तो चलो नहीं उठाते, लेकिन हम इसको ख़त्म करने के लिए भी कोई एक्शन नहीं लेते। कि हमें जो है वो फिर ये रिलीजियस एक मामला आ जाता है कि यार इसकी बदुआ दे दी तो बहुत डर लगता है इस बात इनकी बदुआएं लगती नहीं है ना, क्योंकि ये सारे फ्रॉड हैं। अब इस पे आता है कि जी फ्रॉड का कैसे पता चले, तो बड़ा एक अच्छा सा कोट है कि जिसके चेहरे पे सवाल हो लेकिन ज़बान पे सवाल ना हो वो ज़रूरतमंद होता है। इनके चेहरे पे तो सवाल होता ही नहीं, लेकिन ज़बान पे सवाल ही सवाल और बदुआएं होती हैं। तो ये समझने की ये मुझे बताएं कि ये क्या कोई नेटवर्क के थ्रू आप जैसे कह रहे हैं कि आते हैं मज़दा, और इसमें आपने कुछ फिगर्स भी दिए जिसमें आपने कहा कि इतना अमाउंट कराची से जनरेट करता है भिखारी, तो क्या है वो अमाउंट, कितने नंबर्स हैं उसके? देखो, लमसम जो एक अमाउंट एवरी डे भिखारियों की अगर काउंटिंग की बात की जाए ना तो अप्रॉक्सीमेटली 10 लाख भिखारी हैं शहर में। जी, 10 लाख भिखारी होते हैं, 10 लाख भिखारी हैं पूरे कराची शहर में जी। अच्छा। और मिनिमम जो है वो 1000 रुपए तो कमाता ही है एक बंदा यहाँ पे। अब आप हिसाब लगा 1000 रुपया जी, मिनिमम बता रहा हूँ, जबकि बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी अब सोशल मीडिया पे आ गई है। मुझे बहुत खुशी हुई है कि अब लोग जाग रहे हैं, लोग वीडियोस शेयर कर रहे हैं। 4000 रुपए भी एक बच्चा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पे कमा रहा है। तो आप हिसाब लगा लीजिए कि पर मंथ कितना पैसा हुआ। और पढ़े लिखे जो हमारे बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, जो यूनिवर्सिटी से पढ़ के पास आउट होते हैं, उनको 45,000 से लेके 65,000 रुपए की सैलरी की जॉब्स मिलती हैं। well, अगर 4,000 रुपए पर डे आपकी इनकम हो भीख मांगने से, तो आई एम रियली सॉरी, फिर तो बड़ी ही ग्लोरीफाई किस्म की ये जॉब नजर आ रही है। वेल, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो ये जो भिखारी माफिया कहलाते, जाहिर जब कोई दस्ते सवाल, हमने खुद भी पढ़ा है, अभी बेली साहब भी ये फरमा रहे थे कि जब कोई आपसे दस्ते सवाल करता है तो उससे सवाल नहीं किया जाता बल्कि उसका भरम रखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं अभी इनसे ये कह रही थी कि आप खाना खाने चले जाएं, आप किसी मार्केट में चले जाएं, आपका चलना फिरना उठना बैठना दूभर हो जाता है, तो क्या वाकई भिखारी किसी सिस्टम के थ्रू जो है वो शहर में लॉज हैं और वो काम कर रहे हैं? इस पर जरा डिबेट करते हैं। और ये पैसे अगर नहीं दें इनको तो फिर कैसे इनसे जान छुड़ाएं, क्योंकि ये तो चिपक जाते हैं। इस ब्रेक के बाद नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे। आबिद बेली साहब मेरे साथ मौजूद हैं और आप ज़रा स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि भिखारियों के हवाले से इस वक्त हम सेगमेंट पर बात कर रहे हैं। मैं बड़ी एहतियात से इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बाज़ दफ़ा वाकई बेली साहब ने दुरुस्त कहा कि रिलीजियस फैक्टर जो है वो भी काउंट हो जाता है। लोग कहते हैं कि अच्छा आप पैसे नहीं दे रहे, आगे से आप इतनी बातें भी सुना रहे हैं। लेकिन बेली साहब, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि ये जो भिखारी होते हैं ये आपकी जान नहीं छोड़ते ना, चाहे वो बच्चियाँ हों या बच्चे हों या बड़ी उम्र के बाज़ दफ़ा कुछ हजरात ऐसे होते हैं वो चलते रहते हैं आपके साथ साथ, आप जहां भी जाते जाएं। तो अब इनसे कैसे, मतलब इनको कैसे इनसे जान छुड़ाई जाए? बगैर पैसा दिए तो बात नहीं बनती इनसे।
नहीं, ऐसा नहीं है। आपको थोड़ा सा सख्त होना ही पड़ता है। अगर आप नरम रहोगे ना तो ये तो आपके पीछे लगे रहेंगे। और आपने एक चीज़ होती है ना कि एक चीज़ का आप तहिया कर लेते हो कि मैंने नहीं करना, तो फिर नहीं करना। तो आप ये तहिया कर लो कि मैं भीख नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। ये आपकी अपनी सवाबदीद के ऊपर है कि आपने इन भिखारियों को इसी तरह जो है वो परवान चढ़ाते रहना है और हमारे बच्चों का जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो ख़राब करना है। क्योंकि भीख की बात तो हो गई ना, लेकिन कुछ लोग अपने साथ कुछ चीज़ें एसेसरीज भी लेके घूम रहे होते हैं। किसी के पास कुछ ख़वातीन के कुछ आइटम्स हैं या बच्चों की टॉयज़ होते हैं। अच्छा, ये परिंदे लेके जो लोग घूम रहे होते हैं कि आप आज़ाद करा दें इनको, और नहीं भी कराते तो वहीं खड़े रहते हैं आपके पास काफी देर तक। तो फिर उन सबको सपोर्ट करना चाहिए, आपका ख्याल है? फिर नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों को भी सपोर्ट अगर आप करना भी चाहते हो ना तो फिर किसी प्रोडक्ट के हवाले से कर दो, पैसे नहीं दो, पैसे इन्वॉल्व नहीं करो इसमें। आप कोई जैसे बच्चे हैं, आपको बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं अगर, तो आप उनके लिए टॉफियाँ रख लो, चॉकलेट्स रख लो अपनी गाड़ी में, कोई डिफरेंट किस्म की चीज़ें रख लो। वो मुंह पे ही ना मारा, मुंह पे ही ना मार के चले। बिल्कुल, 10 रुपए की आप नोट दो किसी भिखारी को तो वो आपको वापस दे देगा कि तुझे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इतना तो ये हमें जलील भी करते हैं अगर उनको जलील करने पे आए तो। और आपने शायद झगड़े नहीं देखे इनके, जो सिग्नल्स पे इनके जो झगड़े होते हैं ना, जब कि कोई नया बंदा आ जाता है। इनको भीख ना दें, आपकी कहने पर आकर हम इनको भीख नहीं देते तो हम आगे, हमें तो बाहर भी जाना है। ये बहुत सारी ऐसी सड़कें होती है कि बंदा रोज ही गुजर रहा होता है वहां से, तो इनसे जान छोड़ना मुश्किल होता है। नहीं, देखो, एक कारोबार जो होता है ना, वो उस वक्त बंदा बंद कर देता है जब उसके खर्चे ज़्यादा हो जाए। तो ये एक कारोबार है, रोज़ाना की बुनियाद पे इनको कोई ड्रॉप करता है, रोज़ाना की बुनियाद पे इनको कोई पिक करता है, रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत सारे लोगों को हिस्से जाते हैं। तो जब उनको पैसे ही नहीं मिलेंगे तो ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। फाइंडिंग सब 100% फाइंडिंग्स है जी, कि किस किस को क्या क्या हिस्सा जाता है। और ये मेरी फाइंडिंग नहीं, कराची शहर में रहने वाले और जितने भी ये सोशल कॉज पे काम करने वाले लोग हैं, इन सबको पता है कि कितना बड़ा माफिया है और इनके कितने कहाँ तक गठजोड़ है। तो आप जब भीख ही नहीं दोगे तो इन लोगों को जब वो पैसे नहीं मिलेंगे तो ऑब्वियसली ये कोई ऑल्टरनेट रिसोर्स ढूंढेंगे कमाई का। So what you have the कहना चाहिए टैगलाइन फॉर दैट सोशल कॉज, कि आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? हाउ द कराचीइट्स विद यू और मेक इट द वॉइस विद यू, कि भाई आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। आपका मैसेज क्या है? मेरा मैसेज सिर्फ ये है कि कराची वालों को कैश कि जो ये भीख देते हैं ये इमीडिएटली बंद कर देनी चाहिए और कराची वालों को गोल सेट करना चाहिए कि दिसंबर 2023 तक हमारे शहर में कोई भिखारी, प्रोफेशनल भिखारी नहीं चाहिए। इवन कि प्रोफेशनल भिखारी अगले साल आने से पहले सोचेंगे कि कराची वाले तो भीख ही नहीं देते, वहाँ जाके क्या करेंगे। ये आप लोगों पे मुनस्सर है। Is that possible? I think बेली साहब, आपका ख्याल है? अगर ये कौम कुछ करने पे आती है ना तो बहुत कुछ पॉसिबल हो जाता है। 2005 के ज़लज़ले के मामलात हमारे सामने हैं कि किस तरीके से किए गए था, और दूसरी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारे सामने। तो भिखारियों को नो कहना है आपने, ये कहना चाहते हैं आप? जी, प्रोफेशनल भिखारियों को नो कहना है। माफ करो कहते तो हैं, वो माफ थोड़ी ना करते। एवरेज पता है 4 दफ़ा दिन में एक कराची वाला माफ़ करो कहता है। अगर आप लोग माफ़ करो करते थकते नहीं है तो बस ठीक है, कैरी ऑन करें। वेल, थैंक यू वेरी मच आबिद बेली साहब, आपने हमसे बात की। और आबिद बेली साहब कह रहे हैं भीख, यानी आपके इर्द गिर्द अगर भिखारी हैं और वो आपसे बार बार आकर तकाजा करते हैं और यकीनन ही करते होंगे, तो आप उनको पैसे ना दें। इनका ये कहना है, मैं तो कहूँगी ना ही करें, कहीं ऐसा ना वो झगड़ा ही हो जाए आपका भिखारी के साथ। ये कह रहे हैं गाड़ी में चॉकलेट्स रख लें, चिप्स रख लें, बिस्किट रख लें, वो दे दें बच्चों को, या किसी को खाना वगैरह जो खिलाने के लिए ये लोग पीछे लगते हैं वो खिला दें। बिल्कुल, वो खिला दें। हाँ, वो खिला, उनको खाना खिला दें, उनको कपड़े दिला दें, उनको शूज दिला दें, उनको चीज कैश ना दें। पैसे ना दें, कैश तो देना बंद कर सकते हो ना आप लोग। कैश देना बंद कर दें तो सारा जो पूरा माफिया है, आबिद बेली साहब कह रहे हैं, उसके हाथ कट जाएंगे। इफ इट्स पॉसिबल फॉर यू पीपल तो यू कैन जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस करके देखें कि क्या होता है। जी, एक बात अभी जो मैंने बात की ना कि शूज़ और कपड़े और ये चीज़ें दिला दें, तो उस पर लोग आते हैं कि वो तो आगे जाके बेच देते हैं। तो चलो किसी ना किसी तौर पे रोज़गार पे तो लग जाएंगे ना, कि कोई चीज़ खरीदना बेचना तो शुरू कर देंगे। ठीक ही है, चलें, मुझे लगता है जान छूटने वाली नहीं है। ऐसे पकड़े कान को या ऐसे पकड़े, मामला वही है। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।